ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 11, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा। महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कई ऐसे व्यक्तियों का घर था जो बहुत भाग्यशाली और क्षमतावान थे। अगर गूफी वहां उनकी भावनाओं को जगा सके तो एक गू दायरे में रहने से कहीं बेहतर होगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह निश्चित रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पैर जमाने में सक्षम होगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बंजर था, संसाधनों की कमी के कारण शक्तिशाली व्यक्तियों का उभरना मुश्किल था। हालांकि वहां शीर्ष व्यक्ति थे, लेकिन उनकी समग्र ताकत अभी भी पूर्वी क्षेत्र की तुलना में कम थी। गूफी की व्यक्तिगत ताकत का उल्लेख नहीं करना, सिर्फ ये तथ्य कि वह 7वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, उसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के कई शक्तिशाली परिवारों द्वारा अत्यधिक मांग वाला अतिथि बना देगा। आखिरकार 7वीं श्रेणी की गोलियां ऐसी चीज नहीं थीं जो आपको उस क्षेत्र में आसानी से मिल सकती थीं। जाने का मन बना लेने के बाद गूफी ने तैयारी शुरू कर दी। वह पूरी तरह से तैयार हुए बिना कभी लड़ाई नहीं लड़ता था। हालांकि अपनी क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन वह अनावश्यक जोखिम लेना पसंद नहीं करता था। अच्छी तरह से तैयार रहना बेहतर था। गू क्षेत्र खेती के संसाधनों और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से समृद्ध था। अगर गूफी उनका उपयोग नहीं करता तो ये बर्बादी होगी। उसकी स्थिति और उसकी दुर्जय शक्ति के लिए युवा पीढ़ी से प्राप्त मान्यता को देखते हुए उसके पक्ष में कई संसाधन आवंटित किए गए थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके दादा थे जो ब्लैक सबमर्ज्ड किंग थे। 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने के बाद कई कीमती जड़ी बूटियां बची थीं और गूफी ने उन सभी को इकट्ठा किया। उसने कई खेती के संसाधन भी पैक किए, उन्हें अपने भंडारण रिंग में भर दिया। पिछले कुछ दिनों से गूफी संसाधन इकट्ठा करने में व्यस्त था, जिससे वह कुछ हद तक उन्मत्त हो गया था। एक बार जब उसने आखिरकार ब्रेक लिया तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने दादा गूली को सूचित करना भूल गया था। वह धीरे धीरे दरवाजे तक गया और खटखटाया। एक पल के बाद गूली ने दरवाजा खोला और अपने आमतौर पर मायावी पोते को देखकर मुस्कुराया। हालांकि गूली गूफी के दादा थे, लेकिन वे विशेष रूप से बूढ़े नहीं लग रहे थे। इसके विपरीत गूली का चेहरा सुंदर और सीधा था। वह 30 या 40 साल का लग रहा था। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। हालांकि गूली में डूक्यूई के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन गूफी को पता था कि जब उसके दादा ने ऐसा करने का फैसला किया तो वह जानलेवा था। अगर कोई भी उसकी शक्ल सूरत के आधार पर उसे कम आंकता है तो उसे निश्चित रूप से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। गूफी ने स्पष्ट रूप से कहा, दादाजी, मैं यात्रा करने और अन्वेषण करने की योजना बना रहा हूँ। गू दायरे में रहने से मुझे मजबूत बनने में मदद नहीं मिलेगी, गूफी ने कहा, ये जानते हुए कि गूली समझ जाएगा। गूली ने गूफी के जुन एयर से अलग होने के बारे में पहले ही सुन लिया था। हालांकि उसने गूफी की सक्रिय रूप से तलाश नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि गूफी के शांत और उदासीन व्यवहार के बावजूद उसका पोता शायद सबसे अच्छे मूड में न हो। गूली को अच्छी तरह याद था कि जब गूफी ने पहली बार जुन एयर का पीछा किया था तो वह उससे कितना प्यार करता था। जब गू युआन ने उनकी शादी को मंजूरी दी तो गूफी के चेहरे पर खुशी अविस्मरणीय थी, यहाँ तक कि गूली ने भी अच्छे स्वभाव से हंसी उड़ाई। अब गूफी अधिक परिपक्व हो गया था, उसकी भावनाएं अब उतनी स्पष्ट नहीं थीं। गूली को यकीन नहीं था कि यह बदलाव अच्छा था या बुरा, वह बस चाहता था कि उसका पोता स्वस्थ और खुश रहे। अगर गूफी जाना और अन्वेषण करना चाहता था तो शायद यह अच्छी बात थी। गूली को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि गूफी की ताकत में सुधार होगा या नहीं। उसकी नज़र में उसका पोता पहले से ही असाधारण था, उसके पास असाधारण प्रतिभा थी और निश्चित रूप से भविष्य में वह बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। समय कोई मुद्दा नहीं था। गूली को सबसे ज्यादा उम्मीद यही थी कि गूफी को खुशी मिलेगी। इसके अलावा गूफी हमेशा से ही ऐसा व्यक्ति था जो अपने मन की बात जानता था। चूंकि उसने निर्णय लिया था, इसलिए गूली उसका समर्थन करने में खुश था। उसने गूफी को कई बेशकीमती संपत्तियां और बड़ी मात्रा में खेती के संसाधन भी दिए, जिन्हें गूफी के पास अपनी मिश्रित भावनाओं के बावजूद स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद गूफी ने गूली को एक साधारण विदाई दी और चुपचाप गू दायरे से निकल गया। गूली के अलावा उसने अपने जाने के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन गूफी गू दायरे में एक प्रमुख व्यक्ति था। जब वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित था तो चतुर लोगों को यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि वह गू दायरे से निकल गया है। हालांकि यह एक और समय की कहानी है। इस समय गूफी पहले ही गू दायरे से निकल चुका था। गू पवित्र शहर में प्रवेश कर चुका था और पूर्वी क्षेत्र में पहुंच गया था। गू पवित्र शहर गू क्षेत्र और बाहरी दुनिया के बीच का प्रवेश द्वार था। जैसे ही वह अंतरिक्ष से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि उस पर कई तीखी निगाहें हैं। गू पवित्र शहर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी थी और वहां तैनात ज्यादातर लोग शक्तिशाली गू कबीले के सदस्य थे।
इन शक्तिशाली व्यक्तियों ने गू फेई को युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना, लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने के कारण उन्होंने बातचीत के लिए उसके पास नहीं गए। वे बस अपनी जगह पर खड़े रहे, अपनी आंखों में प्रशंसा के भाव के साथ गू फेई को देखते रहे। गू फेई शहर के द्वार की ओर जाने से पहले एक पल के लिए रुका। द्वार पर मौजूद पहरेदारों ने उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और फिर उसे जाने देने के लिए एक तरफ हट गए। अगर गू पवित्र शहर पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध था, तो गू कबीला पूरे पूर्वी क्षेत्र का पूर्ण शासक था। केंद्रीय राज्य का पूर्वी क्षेत्र विशाल था और सभी प्रकार के लोगों से भरा हुआ था। इसे नेविगेट करने का सबसे आसान तरीका गू कबीले की सहायक सेनाओं में से किसी एक के साथ खुद को जोड़ना था। कुछ लोग गू कबीले के सदस्यों को भगवान की तरह पूजते थे और उनकी पूजा ऐसी कट्टर भक्ति से करते थे जो आश्चर्यजनक थी। अगर गूफी ने पूर्वी क्षेत्र में विकास करना चुना होता तो उसके लिए सब कुछ आसान होता, लेकिन जबकि पूर्वी क्षेत्र बहुत बढ़िया था, लेकिन यह वह जगह नहीं थी जहां गूफी खुद को शांत करना चाहता था। वह अपेक्षाकृत बंजर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जा रहा था। अब तक गूफी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था जब उसे एक अप्रत्याशित सिस्टम अधिसूचना मिली। जुन एर को पछतावा हुआ। भावना मूल्य 300 से बढ़ गया। इस बीच गू दायरे में गूफी के जाने की खबर गुप्त रूप से फैल गई थी और जुन एर ने इसे सुनकर और भी अधिक पछतावा महसूस किया। लेकिन वह एकमात्र सूचना थी जो गूफी को मिली थी और उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गू दायरे में हालांकि जुन एर पछतावे से भरी हुई थी, लेकिन वह जियाओ यान की सुरक्षा के बारे में और भी अधिक चिंतित लग रही थी। जब से गू याओ के आदमियों ने जियाओ यान को मारने की कोशिश की थी, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और वह लापता हो गया था, तब से जुन एर ने उसे फिर कभी नहीं देखा था। जुन एर ने खुद को आश्वस्त किया कि वह जियाओ यान को खोजने के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जा रही थी, इसलिए नहीं कि गू फेई भी वहां गया था। खुद को आश्वस्त करने के बाद उसने गू दायरे से चुपके से निकलकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने का फैसला किया। गू दायरे में उस दिन कई लोगों ने जुन एर के चुपचाप चले जाने को देखा। हालांकि वह किसी की नज़र में आए बिना चुपके से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी विचलित अवस्था ने उसे पहचान लिया और कुछ लोगों को एहसास हुआ कि वह गू दायरे से निकल गई है। चूंकि सबसे प्रतिभाशाली युवा लोगों में से दो, गू फेई और जुन एर, एक के बाद एक गू दायरे से चले गए थे, इसलिए कई लोग भावुक हो गए थे। क्या आपको लगता है कि गू फेई और जुन एर ने अवसरों की तलाश में गू दायरे को छोड़ा था? अगर गूफी जैसी अद्वितीय प्रतिभा भी चली जाती है, तो क्या हमें मजबूत होने के लिए गू दायरे में रहना चाहिए या हमें भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए चले जाना चाहिए? गू कबीले के सदस्य हमेशा से ही मजबूत थे, लेकिन वे ताकत का भी सम्मान करते थे। वे मजबूत बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, हालांकि वे छल कपट का सहारा नहीं लेते थे। अध्याय 12, पहला पड़ाव, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र। गूफी और जुनर दोनों ही गू कबीले के प्रतिभाशाली लोग थे, जिन्हें कबीले के युवा सदस्य बहुत पसंद करते थे और उनका अनुसरण करते थे। गूफी की प्रशंसा करने वाली कई युवतियों ने जब सुना कि वह जा रहा है, तो उसके पीछे चलने के बारे में सोचा ताकि उसका स्नेह जीत सकें। वे उसके साथ उसकी यात्रा में जाने और संभवतः उसे अपने प्यार में डालने का सपना देखती थीं। हालांकि जब गू युआन और गूली सहित गू कबीले के उच्च अधिकारियों को इन योजनाओं के बारे में पता चला तो वे चिंतित हो गए। वे गूफी और जुनर के जाने को सबसे पहले नोटिस करने वाले थे, क्योंकि उनकी ताकत के कारण वे गू दायरे में किसी भी गड़बड़ी को महसूस कर सकते थे। उन्होंने गूफी को खुद की रक्षा करने की क्षमता के कारण जाने दिया, लेकिन गूफी के चले जाने के बाद गू कबीले में कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो उसकी ताकत से मुकाबला कर सके, जिससे युवा सदस्यों की सुरक्षा के बारे में चिंता होने लगी। गू कबीले के नेता गू युआन के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए भव्य हॉल में एकत्र हुए। वे सभी युवा पीढ़ी को गू दायरे से बाहर जाने देने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि दायरे के भीतर प्रचुर ऊर्जा साधना के लिए अधिक फायदेमंद थी। परिणामस्वरूप उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया, किसी और को जाने से रोका और गू युआन ने औपचारिक आदेश जारी किया जिसमें दूसरों को गू दायरे से बाहर जाने से मना किया गया। इस आदेश के साथ गू कबीले में शांति लौट आए, हालांकि यह कितने समय तक चलेगी यह अनिश्चित था। इस बीच गूफी ने अपनी यात्रा में स्थानिक वर्महोल से यात्रा की। महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी, जिसके लिए वर्महोल की मदद से भी कई महीनों तक लगातार यात्रा करनी पड़ती थी। यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी, क्योंकि गूफी को रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। गूफी को हमेशा गूली ने अपनी युद्ध ऊर्जा को छुपाए रखने की शिक्षा दी थी, ताकि दूसरे उसकी असली ताकत का अंदाजा न लगा सकें। गूली खुद बिना किसी दृश्यमान डूक्यूई के एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए, लेकिन जो कोई भी उन्हें कम आंकता था उसे जल्दी ही इसका पछतावा होता था। गूली ने अपनी युवावस्था में ही यह सबक सीख लिया था। एक बार वह अपनी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगा था, लेकिन एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी ने उसे आसानी से मात दे दी।
इस अनुभव ने उसे विनम्रता और विवेक का मूल्य सिखाया, जो सबक उसने गूफी को भी सिखाया। गूफी स्वाभाविक रूप से चतुर, जल्दी ही अपनी ऊर्जा को छिपाने की कला में निपुण हो गया, कमजोर को खेलकर मजबूत को निगल जाना सीख गया। तब से उसने शायद ही कभी अपनी पूरी डुक्यूई जारी की, यहाँ तक कि गू युआन और गू ली जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने में भी कामयाब रहा। हालांकि उसकी प्रशंसा करने वाली युवा पीढ़ी ने एक बदलाव देखा, वे अब उसकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते थे, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उसकी ताकत एक अथाह स्तर तक बढ़ गई है, जिससे उनके प्रति उनकी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। लेकिन अंतरिक्ष वर्महोल के माध्यम से अपनी यात्रा पर कई व्यक्तियों ने गूफी पर ध्यान दिया। हालांकि उसकी पोशाक साधारण लग रही थी, लेकिन गहरी नज़र वाले लोग सामग्री की दुर्लभता को पहचान सकते थे। लगभग विलुप्त हो चुके क्लाउड बीस्ट की खाल से बने उसके क्लाउड वॉकिंग बूट विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। किसी कमज़ोर व्यक्ति के पास ऐसी मूल्यवान वस्तुएं होने से गूफी उन अपराधियों के लिए एक मुख्य लक्ष्य बन गया जो वर्महोल में छिपे हुए थे, भागते हुए अपराधी जो अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए वर्महोल को छिपने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन अपराधियों को किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की कोई परवाह नहीं थी। अगर उन्हें लगता कि लक्ष्य मूल्यवान और कमज़ोर है तो वे हमला कर देते थे। नतीजतन गूफी ने खुद को लगातार हमलों के तहत पाया, हमलावरों ने उसे मारने और उसके खजाने को चुराने की कोशिश की। हालांकि उसने प्रत्येक हमले का तेजी से और बेरहमी से सामना किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह कोई आसान शिकार नहीं था। उसकी अत्यधिक ताकत के प्रदर्शन ने आगे के प्रयासों को जल्दी से हतोत्साहित किया, जिससे उसे शांति से अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति मिली। गूफी का पहला गंतव्य ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र था। अपनी साधना पद्धति के कारण उसे एक अलग तरह की आग को अवशोषित करने की आवश्यकता थी, और उसने हान फैंग की सी हॉट फ्लेम को जब्त करने की योजना बनाई। 2.5 महीने की कठिन यात्रा के बाद गूफी आखिरकार कुख्यात ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में पहुंच गया, जो अपनी अराजकता और अत्यधिक खतरे के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति के कारण महाद्वीप का सबसे अराजक क्षेत्र बन गया था, शक्तिशाली भगोड़ों के लिए एक आश्रय स्थल जिन्होंने सबसे क्रूर नियम स्थापित किए थे। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कोई कानून नहीं था, केवल जंगल का कानून था जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते थे। यहाँ कमजोरों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था। ये शुद्ध अस्तित्व का स्थान था जहां कोई भी दिन के उजाले में भी अत्याचार कर सकता था, बशर्ते कि वे अपने शिकार को बुद्धिमानी से चुनें। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में अधिक खतरनाक होती थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ऐसे कठोर वातावरण में जीवित रहने में कामयाब रही थीं। इसके अलावा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र महाद्वीप पर खुफिया जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता था, जहां प्रतिदिन अनगिनत जानकारी आती जाती रहती थी। अध्याय 13 सी हॉट फ्लेम को जब्त करना। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र शक्ति के लिए सबसे तेज शॉर्टकट प्रदान करता है अगर और केवल अगर आपके पास जीवित रहने के लिए ताकत और संसाधन हैं। अन्यथा आप किसी भी प्रसिद्धि को प्राप्त करने से पहले अपना जीवन खो देंगे। पूरे महाद्वीप में अपनी अराजकता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन शक्तिशाली व्यक्ति मरते हैं, जबकि अन्य लोग भाग्य और चुनौती की तलाश में आते हैं। ये स्थान मृत्यु, चुनौतियों और प्रलोभन की भूमि है। यहाँ दुर्लभ उच्च स्तरीय तकनीकें, युद्ध कौशल, दिव्य हथियार, कवच, औषधीय कड़ाही, जड़ी बूटियां और उन्नत गोलियां आसानी से उपलब्ध हैं, यदि आप पैसे या अन्य साधनों के रूप में कीमत चुकाने को तैयार हैं। हालांकि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कुछ भी बिना कीमत के नहीं मिलता है। हालांकि यह गूफी का ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में पहला समय था, लेकिन वह अंदर की शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए उसने सावधानी से जानकारी एकत्र की और जल्द ही फैंग सिटी की स्थिति का पता लगा लिया। फैंग सिटी बहुत बड़ी नहीं थी, ये जियानान की आंतरिक अकादमी के आसपास के पहाड़ों से परे स्थित थी। हालांकि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था, क्योंकि यह क्षेत्र के सबसे प्रमुख कीमियागर हान फैंग का घर था, जिन्हें चिकित्सा के सम्राट के रूप में जाना जाता था। 6 स्तरीय कीमियागर के रूप में हान फैंग ने विभिन्न गुटों और यहां तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों से भी बहुत सम्मान प्राप्त किया। यहां तक कि पूरे महाद्वीप में एक 6 स्तरीय कीमियागर महत्वहीन से बहुत दूर था, अक्सर एक औसत डू सम्राट या यहां तक कि एक डू पूर्वज से भी अधिक सम्मान प्राप्त करता था। ऐसी थी उसकी क्षमता वाले कीमियागर की शक्ति। फैंग सिटी, जिसका नाम हान फैंग के नाम पर रखा गया था, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के उन कुछ शहरों में से एक था जिसे इस तरह का सम्मान प्राप्त था। अराजकता और रक्तपात की भूमि में एक दुर्लभ विशिष्टता। फैंग सिटी के केंद्र में एक बांस का बाग था, जो बाहर की हलचल भरे बाजार से बिल्कुल अलग था। इस बाग की सुरक्षा बहुत कड़ी थी और घुसपैठियों का सामना घातक बल से किया जाता था। हर साल इन पहरेदारों द्वारा कई लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि वे ग्रोव के पास जाते थे, जिससे ये शांति का स्थान तो बन जाता था, लेकिन कई लोगों के दिलों में यह निषिद्ध क्षेत्र भी बन जाता था। ग्रोव के अंदर एक बांस का घर था, जिसमें एक ऊंचा खिड़की वाला कमरा था, जहां एक कीमियागर की पोशाक पहने एक आदमी क्रॉस लेग बैठा था, जो अपने हाथ में एक नुस्खे पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहा था।
पोशाक के पीछे एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया फेंग अक्षर था। जब वह आदमी शांत एकाग्रता में बैठा था तो उसका सिर अचानक ऊपर उठा, उसकी तीखी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। गूफी पहले ही पास में आ चुका था और हालांकि हान फेंग को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन उसके अंदर बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। उसकी आंखों ने क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन उसकी डूबी हुई युद्ध ऊर्जा इंद्रियों ने कोई गड़बड़ी नहीं देखी। हान फेंग असहज महसूस करता है। जोड़ 1-5 भावनात्मक अंक। जैसे ही हान फेंग ने अपना सिर फिर से नीचे किया, गूफी चुपचाप दिखाई दिया, उसके ठीक एक कदम पीछे खड़ा था। हान फेंग ने जल्दी से पलट कर देखा। गूफी के अचानक प्रकट होने से वह चौंक गया और उसे ठंडा पसीना आ गया। हान फेंग को डर लगता है। जोड़ 2-0 भावनात्मक अंक। ये कैसे संभव है? हान फेंग ने सोचा, हैरान था कि कोई उसके सभी बचावों को दरकिनार कर बिना किसी को पता लगे अचानक उसके पास आ गया। वह गूफी के इरादों के बारे में अनिश्चित था और जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि गूफी कमजोर लग रहा था, लेकिन ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में अपने समय से अनुभवी हान फेंग ने सहज रूप से उसमें खतरे को महसूस किया। समय के लिए रुकते हुए हान फेंग ने अपनी मुट्ठियां विनम्रता से बांधी और पूछा, छोटे भाई, तुम मेरे बांस के घर में अचानक क्यों आ गए? हान फेंग, मैं तुम्हारी सी हॉट फ्लेम के लिए आया हूं, गूफी ने अपना उद्देश्य बताते हुए स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। हान फेंग हैरान और क्रोधित दोनों था। सी हॉट फ्लेम उसके लिए महत्वपूर्ण थी, इसे खोने से उसकी कीमिया क्षमताएं काफी कम हो जाएंगी। गूफी कहीं से भी प्रकट हो गया था, उसकी सबसे बेशकीमती संपत्ति की मांग कर रहा था। हान फेंग के अंदर क्रोध उमड़ आया क्योंकि उसे संदेह था कि गूफी के पास कोई खजाना होगा जो उसे अपनी उपस्थिति को छिपाने की अनुमति देता है, न कि सर्वोच्च शक्तिशाली होने की। हान फेंग की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी उंगली हिलाई, एक गहरी नीली लौ को बुलाया जो साफ झील के पानी की तरह थी, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। लौ, हालांकि पानी की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन निस्संदेह एक आग थी, और जैसे ही यह बढ़ी, हान फेंग की आत्मा शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। हान फेंग ने अपनी आंखें खोलीं और गुस्से से हंसे, सी हॉट फ्लेम यही है। अगर हिम्मत है तो और इसे ले लो। हालांकि वह दृश्य जिसकी उसने उम्मीद की थी, गूफी का जलकर राख हो जाना, सामने नहीं आया। गूफी ने अपना हाथ बढ़ाया और सी हॉट फ्लेम उसके सामने जम गई, आगे बढ़ने में असमर्थ। ये देखकर हान फेंग को आखिरकार एहसास हुआ कि न तो वह और न ही बांस के घर में सभी लोग मिलकर गूफी की ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि अनिच्छुक, हान फेंग ने अपना हमला रोक दिया। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए उसने सी हॉट फ्लेम को गूफी को सौंप दिया। 15वीं रैंक की स्वर्गीय ज्वाला द्वारा हमला किए जाने के बावजूद गूफी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने सी हॉट फ्लेम ली और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि वह हान फेंग को जानलेवा इरादे रखने के लिए मार सकता था, लेकिन गूफी समझ गया कि अगर कोई उसकी सबसे कीमती चीज की मांग करता है तो वह शायद उन्हें भी मारना चाहेगा। इसलिए उसने हान फेंग की जान बख्श दी। इसके अलावा याओ लाओ और जियाओ यान के साथ हान फेंग की दुश्मनी गूफी की चिंता का विषय नहीं थी। जैसे ही गूफी ने सी हॉट फ्लेम को अवशोषित किया, उसे तुरंत आराम का एहसास हुआ। उसने जो महान ज्वाला हृदय सूत्र विकसित किया था, वह एक साधारण अग्नि विशेषता स्वर्ग स्तरीय तकनीक थी, लेकिन भावनात्मक बिंदुओं का उपयोग करके एक बार विकसित होने के बाद इसमें परिवर्तन हो गया था। आमतौर पर एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत कर सकता था, क्योंकि ये अग्नि अत्यंत हिंसक थी। यहाँ तक कि यान कबीले का नेता भी केवल 2 अलग अलग स्वर्गीय ज्वालाओं को एक नई ज्वाला में जबरन विलय कर सकता था। लेकिन इस उत्परिवर्तित तकनीक के साथ गूफी 5 अलग अलग स्वर्गीय ज्वालाओं को मिला सकता था। उस समय गूफी ने सी हॉट फ्लेम पर ध्यान केंद्रित किया, उसे जबरन अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। अनजाने में एक शक्तिशाली आभा बाहर निकल गई, जिससे हान फेंग का चेहरा भयानक दबाव में मौत की तरह पीला पड़ गया। हान फेंग को अत्यधिक भय महसूस हुआ। जोड़ 3-0 भावनात्मक अंक। गूफी का मूड थोड़ा उज्ज्वल हो गया। हान फेंग की किस्मत अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी, जिससे उसके उतार चढ़ाव से उत्पन्न भावनात्मक अंक अधिक महत्वपूर्ण हो गए। अध्याय 14 लक्ष्य किंगशान टाउन। निश्चिंत रहो, मैं केवल स्वर्गीय ज्वाला के लिए यहाँ हूँ और तुम्हारी जान नहीं लूंगा। कुछ क्षण बाद गूफी ने अपनी आंखें खोली, उसकी तीखी नज़र हान फेंग पर टिकी हुई थी। उसने अपनी आवाज़ कम कर ली, उसे कर्कश और भयावह बना दिया। उसी समय हान फेंग को लगा कि उसका समुद्री हृदय ज्वाला से संबंध पूरी तरह से टूट चुका है। ये व्यक्ति भयानक रूप से शक्तिशाली है। बस एक पल में उसने समुद्री हृदय ज्वाला से मेरा संबंध तोड़ दिया। हान फेंग को डर और जुनून महसूस होता है। भावनात्मक अंक जोड़ 5-0। जैसा कि गूफी ने उम्मीद की थी, हान फेंग, जो मूल उपन्यास के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करता है, बहुत भाग्यशाली है। उसके द्वारा किए गए सिर्फ एक भावनात्मक उतार चढ़ाव ने दर्जनों अंक प्रदान किए, जिसने गूफी को और अधिक आश्वस्त किया कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की उसकी यात्रा सही कदम था। गूफी के जाने के बाद हान फेंग को लगा जैसे वह मौत से बाल बाल बच गया हो।
कुछ समय बाद ही जब उसने पुष्टि की कि गूफी वास्तव में चला गया है, तब उसने राहत की सांस ली। सीहॉट फ्लेम प्राप्त करने के बाद गूफी की अगली योजना ब्लैक मार्क सिटी जाने की थी। उसका इरादा कुछ और खोजबीन करने का था। वास्तव में वह विशेष रूप से ब्लैक मार्क सिटी नहीं जा रहा था, लेकिन यह उसके रास्ते में था। हालांकि उसे नहीं पता था कि राक्षस लॉ के नक्शे के अवशेष पहले से ही 8 द्वारों के युआन यी द्वारा प्राप्त किए गए थे। गूफी ने जियामा साम्राज्य के रास्ते में ब्लैक मार्क सिटी से गुजरने की योजना बनाई। आसपास पूछना अच्छा होगा। मूल कहानी में 3 साल के समझौते के बाद जियोयान ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में गया और संयोग से ब्लैक मार्क सिटी में द प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम मैप के तीसरे टुकड़े की नीलामी में पकड़ा। अगर युआन यी ने पहले ही नक्शा प्राप्त कर लिया होता तो गूफी इसे पहले ही जब्त कर सकता था। फैंग सिटी ब्लैक मार्क सिटी से काफ़ी दूर था। ब्लैक मार्क सिटी में पहुंचने के बाद गूफी ने थोड़ी देर आराम किया। फिर उसने 8 द्वारों के स्थान के बारे में पूछताछ की और अपनी उपस्थिति को छुपाया। रास्ते में उसे किसी ने नहीं रोका, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह जगह बिना सुरक्षा के है। गूफी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने डूक्यूई का उपयोग करके अपने आसपास के उतार चढ़ाव को महसूस किया। उत्तर पश्चिम में 5 मील के दायरे में उसने एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति को देखा। वह युआन यी ही होगा। एक भूत की तरह गूफी सीधे संप्रदाय के नेता युआन यी के गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गया। उसने अपना चेहरा छिपाते हुए काले रंग का लबादा पहना हुआ था। उस समय युआन यी चाय पी रहा था। शोर सुनकर उसने शांत भाव से गूफी को देखा। अपनी स्थिति और ताकत के साथ युआन यी को विश्वास था कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसके सामने काले रंग की पोशाक पहने व्यक्ति को उससे कुछ मांगना चाहिए, अन्यथा वह मिलते ही हमला कर देता। युआन यी ने गूफी लोगों जैसे कई व्यक्तियों को देखा था जो विभिन्न सुरक्षाओं को दरकिनार करके सीधे उसके गुप्त कक्ष में प्रकट हुए थे। ये मजबूत व्यक्ति जो अपनी असली पहचान प्रकट नहीं करना चाहते थे, अक्सर उसे खोजते समय अपनी उपस्थिति छिपाते थे। चाहे खजाना ढूंढना हो, उसके लिए हत्या करना हो या दुश्मनों से बचना हो, उसने ये सब देखा था। हर बार जब वह कीमत बढ़ाता तो युआन यी को बहुत बड़ा लाभ होता। अब उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति क्या खोज रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, गूफी ने बिना देर किए अपना उद्देश्य प्रकट कर दिया। क्या आप नक्शे के एक निश्चित टुकड़े का ठिकाना जानते हैं? उसकी गहरी आंखें युआन यी को घूर रही थीं क्योंकि उसने शांति से अपनी शर्तें पेश कीं। मैं इसे 6ठी स्तरीय गोली के बदले में दे सकता हूं। युआन यी को खुशी महसूस हुई। भावनात्मक अंक जोड़ 5। सिस्टम के संकेत को सुनकर गूफी ने युआन यी पर अपनी भावहीन नज़र बनाए रखी। अपने काले लबादे के अंतराल से उसने स्पष्ट रूप से देखा कि युआन यी का हाथ चाय का प्याला पकड़े हुए एक क्षण के लिए रुका, फिर उसने लापरवाही से उसे अपने होठों तक उठाया और एक घूंट लिया। तभी वह गूफी की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसकी निगाहें शांत थीं, उसके दिल में खुशी छिपी हुई थी। 6ठी स्तरीय गोली। ऐसी गोली ब्लैक मार्क सिटी में खूनी तूफान मचा देगी। हालांकि 6ठी स्तरीय गोली की तुलना 7वीं स्तरीय गोली से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह एक दुर्लभ और अत्यधिक मूल्यवान वस्तु थी। अब ये काले वस्त्र वाला आदमी नक्शे के एक टुकड़े के बदले में इसे पेश कर रहा था। इसके अलावा उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उसके पास और भी कई खजाने हैं। युआन यी की आंखें चमक उठीं और उसने एक योजना बनाई। नक्शे के टुकड़े का जिक्र आते ही युआन यी को तुरंत पता चल गया कि गूफी किस नक्शे के टुकड़े की बात कर रहा था। आमतौर पर नक्शे के एक टुकड़े की इतनी कीमत नहीं होती। आखिरकार ये सिर्फ एक टुकड़ा था। हालांकि यह खजाने की ओर ले जा सकता था, फिर भी यह अधूरा था, जिससे खजाने की खोज और भी मुश्किल हो गई। लेकिन वह विशेष नक्शे का टुकड़ा अलग था। यह एक स्वर्गीय ज्वाला की ओर ले जाने वाला संभावित मार्ग था। एक पल सोचने के बाद युआन यी ने कहा, मेरे पास नक्शे का टुकड़ा नहीं है। युआन यी को लालच महसूस होता है। भावनात्मक अंक जोड़ 3-0। गूफी ने भौहें उठाईं, तुरंत महसूस किया कि युआन यी के पास नक्शे का टुकड़ा था। लालच के कारण युआन यी के पास टुकड़ा था, लेकिन वह अधिक लाभ के लिए इसकी कीमत बढ़ाना चाहता था। गूफी ने अपनी उंगलियों को एक सरल मोड़ के साथ खुद को रोकना बंद करने का फैसला किया और सीधे अपनी शक्ति का खुलासा किया। युआन यी तुरंत चौंक गया। युआन यी को डर लगता है। भावनात्मक अंक जोड़ 1-0। युआन यी के हाथ में चाय का प्याला टूट गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी पुतलियां भय और आतंक से भर गईं। लेकिन लालच ने अभी भी उसे कुछ हिचकिचाहट पैदा की। गूफी ने अपना सिर हिलाया। युआन यी के खराब निर्णय पर अंदर से आहें भरी। उसने अपनी आभा का 8/10वां हिस्सा छोड़ना जारी रखा, जिससे पूरे कक्ष को ऐसा लगा कि वह ढहने वाला है। युआन यी की तो बात ही छोड़िए, जो सीधे निशाने पर था। युआन यी को अत्यधिक भय महसूस हुआ। भावनात्मक अंक जोड़ 1-2। भारी दबाव के कारण युआन यी को बहुत समय बाद पहली बार मौत का खतरा महसूस हुआ। उसका चेहरा चादर की तरह सफ़ेद हो गया, उसका शरीर जम गया और वह केवल चिल्ला सका, मैं इसे दे दूंगा।
मैं इसे दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। हालांकि गूफी का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने ऐसी आभा और हत्या करने की मंशा दिखाई जिससे 8 द्वारों के नेता युआनयी भी डर गए। हल्की मुस्कान के साथ गूफी ने अपनी आभा वापस ले ली। युआनयी को तुरंत राहत महसूस हुई। वह उठा और गूफी के लिए नक्शे का टुकड़ा लाया। गूफी की शांत और अडिग निगाहों के नीचे दोनों हाथों से उसे सौंपते हुए काम रहा था। गूफी ने नक्शे का टुकड़ा लिया और शानदार तरीके से चला गया। रास्ते में उसने युआनयी से कुछ बिखरे हुए भावनात्मक अंक भी प्राप्त किए, जिनमें डर, भय और आक्रोश शामिल था। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय समय की गणना की। गूफी ने अनुमान लगाया कि जियाओ यान ने अभी तक प्रशिक्षण के लिए मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रवेश नहीं किया है। जियाओ यान की वर्तमान ताकत को देखते हुए पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना आत्मघाती होगा। चूंकि जियाओ यान अभी तक वहां नहीं गया था, इसलिए गुफा में नक्शे का टुकड़ा अभी भी वहां होना चाहिए। एक नक्शे का टुकड़ा प्राप्त करने के बाद गूफी ने मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में जाने और गुफा में छिपे दूसरे टुकड़े को प्राप्त करने का फैसला किया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ जब तक वह क्षेत्र पर शासन करने वाले किसी भी भयानक जानवर को नहीं भड़काता, वह मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। अपने भंडारण रिंग में अभी भी बहुत सारे संसाधन बचे होने के कारण गूफी को रुकने और आराम करने की जरूरत नहीं थी। वह मजबूत होने के लिए उत्सुक था और उसे तुरंत स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता थी। एक टुकड़ा हाथ में होने के बाद अगला कदम दूसरे को हासिल करना था। एक बार टुकड़े इकट्ठा हो जाने के बाद वह लॉर्ड्स डेमन सेंट द्वारा छोड़ी गई विरासत का दावा कर सकता था। इस तरह जब शुद्ध करने वाली राक्षसी लॉर्ड्स लॉ दिखाई देती तो गूफी को सबसे बड़ा फायदा होता और अंततः वह स्वर्गीय लॉ को अपने लिए दावा कर लेता। शुद्ध करने वाली राक्षसी लॉर्ड्स लॉ दुनिया में स्वर्गीय लपटों में तीसरे स्थान पर थी, जिसकी शक्ति 7 सितारा डूसेंट के बराबर थी, जो कि निहिलिटी भक्षण करने वाली लॉ और तथाकथित सम्राट लॉ के बाद दूसरे स्थान पर थी, जो सूची में शीर्ष रैंक वाली आग थी। स्वर्गीय लॉ प्राप्त करने से गूफी की ताकत तेजी से बढ़ जाएगी। इसके साथ गूफी तुरंत जियामा साम्राज्य के बाहरी इलाके में स्थित किंगशान टाउन के लिए निकल पड़ा। अध्याय 15 लिटिल फेरी डॉक्टर से पहली मुलाकात। किंगशान टाउन जियामा साम्राज्य के उत्तर पूर्वी प्रांत में स्थित है, जो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के ठीक बगल में है। गूफी की गति के कारण उसे इस स्थान तक पहुंचने में 1 सप्ताह से भी कम समय लगा और यात्रा के दौरान उसे सीहॉट फ्लेम को परिष्कृत करने का समय भी मिला। ऐसा लगता है कि किंगशान टाउन को मैजिक बीस्ट टाउन भी कहा जाता है, गूफी ने अपने सामने हलचल भरे और जीवंत शहर को देखते हुए धीरे से कहा। किंगशान टाउन मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब होने के कारण तार्किक रूप से कुछ हद तक खतरनाक होना चाहिए। आखिरकार जादुई जानवरों के दिमाग में मानव क्षेत्र वास्तव में चिंता का विषय नहीं है। शहर की समृद्धि और खेती के संसाधनों की प्रचुरता समय समय पर इस पर हमला करने के लिए शक्तिशाली जानवरों को आकर्षित करती है। हालांकि 3 प्रमुख लोगों के नेतृत्व में कई भाड़े के समूह यहां तैनात हैं, जिनमें से प्रत्येक में 100 से अधिक सदस्य हैं। मिशन पर जाते समय वे किंगशान टाउन की शांति की भी रक्षा करते हैं। हालांकि कुछ भाड़े के सैनिक वास्तव में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश किंगशान टाउन को अपने घर की तरह मानते हैं, स्वाभाविक रूप से इसकी अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। यहाँ घूमना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जब वह किंगशान टाउन की सड़कों पर चल रहा था, दुकानों की कतार पर नजर डाल रहा था, तो गूफी ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी को सहलाया। वह बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहा और जल्द ही खुद को 10,000 मेडिसिन हाउस नामक एक फार्मेसी के सामने पाया। फार्मेसी शानदार ढंग से सजी हुई थी, जिसमें अंदर से जड़ी बूटियों की हल्की सी खुशबू आ रही थी, जिससे ये काफ़ी आकर्षक लग रही थी। प्रवेश द्वार पर कई मजबूत भाड़े के सैनिक तैनात थे, जिन्हें संभवतः मालिक ने गार्ड के रूप में काम करने के लिए रखा था। हालांकि किंगशान टाउन में आमतौर पर अच्छी व्यवस्था बनी रहती थी, लेकिन छोटे मोटे चोर अपरिहार्य थे और ये भाड़े के सैनिक उनसे निपटने के लिए वहां मौजूद थे। गूफी ने 10,000 मेडिसिन हाउस को स्कैन किया। हवा में हल्की सी हर्बल खुशबू को सूंघते हुए उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दे रहे थे। उसे वह मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। उसी समय बैंगनी बालों वाली एक लड़की दुकान में चली आई। उसके हल्के कदमों ने गूफी का ध्यान खींचा और वह देखने के लिए मुड़ा। लड़की ने एक साधारण हल्के सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी थी। हालांकि वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन निस्संदेह वह एक दुर्लभ सुंदरता थी। उसकी शांत मुस्कान और ताज़ा अलौकिक आभा ने उसके आकर्षण को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। उसकी पतली कमर को हरे रंग के रिबन से बांधा गया था, जिससे वह महिलाओं के बीच गूफी द्वारा देखी गई सबसे नाजुक और नाजुक आकृति बन गई थी। ब्लैक मार्क सिटी के विपरीत गूफी ने इस बार काले वस्त्र नहीं पहने थे। इसके बजाय उन्होंने एक महान युवा स्वामी की पोशाक पहनी थी, जो सुंदर और आकर्षक लग रहा था। हालांकि उसने अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाया था, फिर भी उसका अनोखा स्वभाव ध्यान आकर्षित करता था। एक नज़र में गूफी पूरी फार्मेसी में सबसे अधिक आकर्षक व्यक्ति था।
हालांकि उसके कपड़े विशेष रूप से शानदार नहीं थे और उसकी आभा शीर्ष स्तर की ताकत का संकेत नहीं देती थी, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा अनोखा आकर्षक था जिसने लोगों को दूसरी बार देखने के लिए मजबूर कर दिया। युवक लंबा और सीधा खड़ा था, उसकी मुद्रा से ही पता चल रहा था कि वह एक अमीर परिवार का कुलीन बेटा था, किंगशान टाउन में सक्रिय असभ्य भाड़े के सैनिकों से अलग। क्या आप औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं, युवा स्वामी? बैंगनी बालों वाली लड़की जियाओ जियान धीरे से मुस्कुराए और उसके पास आकर एक नर्म आवाज में पूछा। जिज्ञासा से भरी उसकी बैंगनी आंखें गूफी को देख रही थीं, उसके पतले हाथ उसकी आस्तीन के भीतर छिपे हुए थे। हालांकि गूफी सुंदरता से प्रभावित होने वालों में से नहीं था, लेकिन उसका स्वर थोड़ा नर्म हो गया। उसके सामने खड़ी बैंगनी बालों वाली लड़की की अलौकिक आभा और सुंदरता से गूफी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह प्रसिद्ध लिटिल फेरी डॉक्टर थी। उसने अपनी ज़रूरत की औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। मैं अन्य चीज़ों के अलावा ब्लड लोड्स एसेंस और आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास ढूंढ रहा हूँ। हालांकि जियाओ जियान हर्बल दवा में पारंगत थी और उपचार में कुशल थी, लेकिन किंगशान के छोटे से शहर में रहने के कारण उसका अनुभव काफ़ी सीमित था। गूफी ने जिन जड़ी बूटियों का उल्लेख किया था वे असामान्य थीं और वह ब्लड लोड्स एसेंस से तुरंत परिचित नहीं थी। जियाओ यिक्सियन को उलझन महसूस होती है। इमोशन वैल्यू जोड़ 9-0। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी शर्मिंदगी से भर गईं क्योंकि वह अपने सीमित ज्ञान पर शर्मा गई। सिस्टम की अधिसूचना सुनकर गूफी समझ गई और जियाओ यिक्सियन को किसी भी तरह की असहजता से बचने के लिए जल्दी से समझाया। ब्लड लोड्स एसेंस येलो लोड्स एसेंस से भी अधिक शक्तिशाली है। जियो जियान ने पीले कमल के सार के बारे में सुना था, लेकिन रक्त कमल का सार और भी अधिक शक्तिशाली है। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर सिर हिलाया और गूफी की बात सुनना जारी रखा। जब मैंने पहली बार इस फार्मेसी में कदम रखा तो मैंने पहले से ही रक्त कमल के सार की तेज गंध को महसूस किया। जियो जियान को अभी भी कुछ हद तक असमंजस में देखकर गूफी सुंदरी को असहज महसूस नहीं कराना चाहता था, इसलिए वह खुद ही गंध के स्रोत की ओर चल पड़ा। बस कुछ ही कदमों में उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। जल्द ही गूफी को फार्मेसी के एक अगोचर कोने में वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। गूफी ने रक्त कमल का सार उठाया और उसे जियोलिशन को दिखाने के लिए आगे बढ़ी। यही है, रक्त कमल का सार दिखने में पीले कमल के सार जैसा था, लेकिन इसका रंग हल्का लाल था। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन इसकी गंध अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। जियो जियान ने एक हल्की सी खुशबू ली, तरोताजा महसूस किया और उसकी आंखें चमक उठीं। जियाओ यिक्सियन प्रशंसा महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 9-0। जैसा कि अपेक्षित था, औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में गूफी के व्यापक ज्ञान और उनकी अनोखी तीक्ष्ण इंद्रियों को देखकर जियाओ यिक्सियन सुंदर युवा मास्टर की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। किंगशान टाउन बड़ा नहीं था और जियाओ जियान को कई कुलीन बेटों का सामना नहीं करना पड़ा था। उनमें से अधिकांश अक्सर उसे परेशान करते थे, दावा करते थे कि वे उससे शादी करने के लिए अच्छी रकम देने को तैयार हैं, जिससे जियाओ जियान नाराज हो जाती थी। हालांकि वह कुछ भी कठोर कहने के लिए बहुत विनम्र थी, इसलिए उसने बस उन्हें अनदेखा कर दिया और उन बेकार अकुशल कुलीन लोगों से लगातार नाराज होती गई। लेकिन अब, हालांकि गूफी की पोशाक उन युवा मास्टरों की तुलना में अधिक विनम्र थी, लेकिन उनकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। जियाओ यिक्सियन की आंखें चमक उठी जब उसने गूफी को प्रशंसा से देखा। क्या आप एक कीमियागर हैं, युवा मास्टर? जियाओ जियान ने सहज रूप से पूछा। आखिरकार, औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान करने की क्षमता और उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला विशाल ज्ञान एक कीमियागर के लिए आवश्यक कौशल थे। मम्मा, गूफी ने सिर हिलाया, इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। जियाओ यिक्सियन खुशी से मुस्कुराया। तो तुम सच में एक कीमियागर हो? जियाओ जियान को प्रशंसा महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 1-0-0। उसकी आंखें उत्साह से और भी चमक उठीं और उसके गालों पर हल्की लाली दिखाई दी। जियाओ यिक्सियन उत्साहित महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 8-0। किंगशान टाउन में हर कोई जानता था कि प्रसिद्ध लिटिल फेरी डॉक्टर ने हमेशा एक कीमियागर बनने का सपना देखा था। उसके सौम्य और दयालु स्वभाव ने उसे उपचार चाहने वालों के बीच पसंदीदा बना दिया, जिससे उसे लिटिल एंजेलिक डॉक्टर की उपाधि मिली। जब भी कोई कुशल कीमियागर किंगशान टाउन आता, जियाओ जियान मार्गदर्शन के लिए उनसे संपर्क करती। हालांकि उसके गुण कीमियागर बनने के लिए उपयुक्त नहीं थे, इसलिए उसे इसके बजाय एक मरहम लगाने वाले के रूप में काम करना पड़ा। एक चिकित्सक के रूप में वह केवल औषधीय चूर्ण ही बना सकती थी तथा शक्तिशाली गोलियां नहीं बना सकती थी। अध्याय 16 नन्ही परी डॉक्टर की प्रशंसा। गूफी ने पहले सड़कों पर टहलते हुए अपना समय बर्बाद नहीं किया था। वह एक चायखाने में गया था जहां उसने कुछ जानकारी एकत्र की जिसमें उसकी रुचि थी। वहां भाड़े के सैनिक काफ़ी मिलनसार थे। गूफी ने केवल बातचीत शुरू की और उन्होंने उत्सुकता से एक एक करके अपने विचार साझा किए। जैसे ही गूफी ने इत्मीनान से अपनी चाय पी, उसने जल्दी से वह सब कुछ जान लिया जो वह जानना चाहता था।
एक मुस्कान के साथ उसने भाड़े के सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि किंगशान शहर की रखवाली करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, और उसने उन्हें चाय पिलाई। भाड़े के सैनिक उसकी दयालुता से प्रभावित हुए और उन्होंने और भी अधिक जानकारी साझा की। युनलिंग भावुक महसूस करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। यूचेंग भावुक महसूस करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। हालांकि ये छोटे भावनात्मक मूल्य गूफी के लिए बहुत मायने नहीं रखते थे, लेकिन उसने जो खुफिया जानकारी प्राप्त की वह अमूल्य थी। रक्तकमल सार की उपस्थिति ने उसके संदेह की पुष्टि की। रक्तकमल सार अभी तक जियाओ यान द्वारा नहीं लिया गया था और 10,000 औषधि गृह में ही रहा था। ये अन्य सुरागों के साथ संकेत देता है कि जियाओ यान अभी तक जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला तक नहीं पहुंचा था। जब गूफी ने जियाओ यान के वर्तमान ठिकाने के बारे में सोचा तो लिटिल फेरी डॉक्टर ने फिर से बात की। उसकी आवाज़ नर्म और स्पष्ट थी। युवा मास्टर, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो 3 दिनों में आप जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हालांकि थोड़ी शर्मीली, वह इस विश्वसनीय कीमियागर को आमंत्रित करने के लिए दृढ़ थी, उसे मनाने के लिए कारणों के बारे में अपने दिमाग को खपा रही थी। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला जड़ी बूटियों से भरपूर है। अगर 10,000 औषधि गृह में आपकी ज़रूरत की सामग्री नहीं है तो पहाड़ों में ज़रूर होगी। गूफी ने एक पल के लिए विचार किया और लिटिल फेरी डॉक्टर की चिंतित निगाहों के नीचे उसने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। उसकी सहमति ने लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर खुशी का भाव ला दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर खुश महसूस करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला कई भयानक जानवरों का घर थी। आमतौर पर उनकी जड़ी बूटी इकट्ठा करने की यात्राएं बाहरी इलाकों में ही रहती थीं, लेकिन एक बार वे गलती से बहुत दूर चले गए और एक भयानक जानवर द्वारा लगभग मिटा दिए गए। हालांकि गूफी की डूक्यू आभा विशेष रूप से मजबूत नहीं लगती थी, लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी क्षमताओं पर एक अजीब सा भरोसा था। उनका मानना था कि उनकी ताकत भाड़े के सैनिकों से कहीं ज्यादा थी। लिटिल फेरी डॉक्टर के निमंत्रण पर गूफी जल्द ही 10,000 मेडिसिन हाउस मनों में बस गए। उसने उन्हें बॉस याओ से मिलवाया, ये समझाते हुए कि गूफी एक कीमियागर था। युवा सुडौल दिखने वाले गूफी को देखकर बॉस याओ ने उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आया। आखिरकार कीमियागर बनने के लिए असाधारण प्रतिभा और पर्याप्त साधना संसाधनों की आवश्यकता होती है, और गूफी जैसे युवा निपुण कीमियागर को एक उल्लेखनीय पृष्ठभूमि से आना चाहिए। हालांकि बॉस याओ गूफी की असली ताकत का तुरंत अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन उन्होंने उनके बारे में एक अनोखी आभा महसूस की। इसके अलावा लिटिल फेरी डॉक्टर के उनके प्रति सम्मानजनक रवैये ने उनकी पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। गहरे विचारों में डूबे बॉस याओ ने फैसला किया कि इस कीमियागर से दोस्ती करने से बहुत किस्मत मिल सकती है। हालांकि गूफी औपचारिकताओं की तलाश में नहीं था। मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं 3 दिन तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं कल ही निकल जाना चाहता हूँ, गूफी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी असली ताकत का एक संकेत सूक्ष्मता से प्रकट किया। एक पल में बॉस याओ की अभिव्यक्ति बदल गई, जैसे कि उसने एक भयानक जानवर देखा हो। बॉस याओ को डर लगता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। उसे लगा कि इस युवक की आभा किसी भी तीसरे दर्जे के जादुई जानवर से कई गुना अधिक भयावह थी जिसका उसने कभी सामना किया था। भारी दबाव ने उसे सहज रूप से भयभीत कर दिया, जिससे उसे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी करने के किसी भी विचार को तुरंत खत्म कर दिया। बॉस याओ ने अगले दिन जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम को पहाड़ों में प्रवेश करने देने के लिए बहुत सम्मान के साथ सहमति व्यक्त की। ये भयानक आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। व्यवस्थाएं हो जाने के बाद गूफी इत्मीनान से लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पीछे उसके आंगन में चली गई। उसकी आभा अब पूरी तरह से छिप गई थी। उस शाम लिटिल फेरी डॉक्टर ने व्यक्तिगत रूप से गूफी के खाने को उसके आंगन में पहुंचाया। उसके इरादे सरल थे, वह शक्तिशाली कीमियागर से चिकित्सा ज्ञान के बारे में परामर्श करने के लिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहती थी। निश्चित रूप से ऐसे कुशल कीमियागर के पास ज्ञान का खजाना होगा। जैसे ही वह भोजन लेकर आई, चांदनी ने उसकी पहले से ही आकर्षक सुंदरता को और निखार दिया, जिससे वह और भी सुंदर दिखाई देने लगी। उसकी बैंगनी आंखें गूफी पर टिकी हुई थीं, और इतनी मेहनती सुंदरता के लिए गूफी अपने ज्ञान के साथ उदार था। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी कुछ मेडिकल किताबें भी लाई थी, जो उसकी साफ सुथरी लिखावट से भरी हुई थीं। किताबें अच्छी तरह से इस्तेमाल की गई थीं, बार बार पलटने से कोने थोड़े मुड़े हुए थे, लेकिन उनकी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। उम्र के कारण उनमें केवल हल्का पीलापन दिखाई दे रहा था। उसने गूफी को परेशान नहीं किया और चुपचाप किनारे पर बैठ गई, उसके भोजन खत्म करने का इंतजार करते हुए। गूफी ने शालीनता से खाया, और जैसा कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने देखा, वह खुद को विचारों में खोई हुई पाती है। जब वह आखिरकार इसे छोड़ती है तो उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें घबराहट से फड़फड़ा रही थीं। लिटिल फेरी डॉक्टर शर्मीली महसूस करती है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 100।
सिस्टम प्रॉम्प्ट प्राप्त करते हुए गूफी ने लिटिल फेरी डॉक्टर को उलझन में देखा, उसकी शर्मीली अभिव्यक्ति को देखा। उसने उससे नज़र मिलाने के बाद जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं, उसकी आंखें घबराहट से घूम रही थीं। गूफी ने अपना सिर खुजलाया, उसकी प्रतिक्रिया से हैरान। अपना खाना खत्म करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर सफाई करने के लिए उसके पास आया। उसने अपनी नज़रें नीची करते हुए अपने नाजुक हाथों को खूबसूरती से हिलाया, उसके गाल चांदनी में धीरे धीरे चमक रहे थे। दृश्य इतना शांत था कि गूफी ने इसे बाधित करने में संकोच किया। एक बार बर्तन साफ हो जाने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी मेडिकल किताबें उठाने और गूफी के पास जाने से पहले संकोच किया। आमतौर पर वह आत्मविश्वास से मार्गदर्शन के लिए एक कीमियागर से पूछती, लेकिन किसी कारण से वह इस युवा रईस के सामने थोड़ी शर्मीली महसूस करती थी। लिटिल फेरी डॉक्टर शर्मीली महसूस करती है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 80। उसकी अनिच्छा को देखकर गूफी खड़ा हुआ और उससे किताबें ले लीं, जिससे वह थोड़ा रुक गई। उसने एक सावधानीपूर्वक रखे गए बुकमार्क से चिन्हित पृष्ठ को खोला, उसकी सुंदर लिखावट को देखा। एक मुस्कान उसके होठों पर आ गई। क्या यहाँ कोई सवाल है? गूफी ने बिना उसकी ओर देखे सहजता से पूछा। लिटिल फेरी डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आवाज़ नर्म थी। इस जड़ी बूटी को जीवंत फल के साथ मिलाने से रोगियों के लिए दुष्प्रभाव खराब हो सकते हैं और गंभीर मामलों में अस्वीकृति प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहले गूफी ने अपनी सलाह खुलकर दी। बस कुछ ही शब्दों के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें और अधिक केंद्रित हो गईं, लगातार सिर हिलाती रहीं। उनके संक्षिप्त विवरण से उसे लगा जैसे उसने बहुत कुछ सीखा है। लिटिल फेरी डॉक्टर प्रशंसा महसूस करती है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 90। उसने ऊपर देखा और गूफी की प्रोफाइल पर एक नज़र डाली। वह गहन ध्यान के साथ चिकित्सा सिद्धांत की व्याख्या कर रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर प्रशंसा महसूस करती है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। जैसे ही सिस्टम की अधिसूचना बजती है, गूफी अपनी व्याख्या जारी रखने से पहले चुपचाप मुस्कुराता है। चांदनी के नीचे उनकी छायाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे सूक्ष्म सुंदरता का दृश्य बनता है। अध्याय 17 जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश। अगली सुबह भोर में 10,000 मेडिसिन हाउस ने पहाड़ की यात्रा पर उनके साथ शामिल होने के लिए किंगशान टाउन में भाड़े के सैनिकों की भर्ती शुरू की। जब इस तरह के लाभों की बात आती है तो 1000 मेडिसिन हाउस कभी कंजूस नहीं होता। उन्होंने भाड़े के सैनिकों के लिए चिकित्सा उपचार सहित बहुत सारी अच्छी चीज़ों का वादा किया। नतीजतन कई भाड़े के सैनिक साइन अप करने के लिए आए। बॉस याओ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर एक कदम पीछे हट गया और गूफी को देखा। तुम खुद भाड़े के सैनिकों को क्यों नहीं चुनते? गूफी ने आधी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और अपना सिर हिला दिया। बॉस याओ के पास लोगों को चुनने के सामान्य नियमों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दौरान वह घबराहट से गूफी के हाव भाव को देख रहा था। कल गूफी ने जो भयानक आभा दिखाई थी, उसने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। बस इसके बारे में सोचते ही बॉस याओ कांप उठा। क्या आप इन भाड़े के सैनिकों से संतुष्ट हैं? उसने घबरा कर पूछा। बॉस याओ को डर लगा। जोड़ 100 भावना अंक। गूफी ने उदासीनता से जवाब दिया, भर्ती प्रक्रिया के अंत का संकेत दिया। दिन के दौरान 1000 मेडिसिन हाउस अन्य मामलों में व्यस्त था, इसलिए बॉस याओ ने उन्हें विदा नहीं किया। लिटिल फेरी डॉक्टर गूफी के पीछे पीछे चल रहा था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में गूफी के साथ जाने वाले भाड़े के सैनिकों में मूल कहानी की तरह वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों का समूह था। वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों का समूह किंगशान टाउन के 3 प्रमुख भाड़े के सैनिकों के समूहों में सबसे मजबूत था, जिससे वे भाड़े के सैनिकों के बीच मुख्य ताकत बन गए। हालांकि गूफी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और लापरवाही से मूली को देखा, जो पीछे की ओर अपना सिर नीचे करके चल रहा था। वह वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता का बेटा था और इस तरह अपने समूह का नेतृत्व कर रहा था। गूफी ने उसे गुप्त उद्देश्यों वाले व्यक्ति के रूप में याद किया। लिटिल फेरी डॉक्टर ने गूफी को समूह से मिलवाया। जब उसने बताया कि गूफी एक कीमियागर है तो भाड़े के सैनिकों की आंखें सम्मान और प्रशंसा से भर गईं। मुचुवान ने सम्मान महसूस किया। जोड़ 0.1 भावना अंक। किन झेंग ने प्रशंसा महसूस की। जोड़ 0.1 भावना अंक। तलवार से जीने वाले ये भाड़े के सैनिक अक्सर महान कीमियागर बनने की कल्पना करते थे जो दुनिया में मुसीबतें खड़ी कर सकते थे। हालांकि उनमें से अधिकांश को अपनी प्रतिभा की कमी और गरीबी के कारण भाड़े के सैनिक के जीवन से ही संतुष्ट होना पड़ा। अब अपने सामने एक युवा कीमियागर को देखकर वे प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन गूफी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मूली को चिंता महसूस हुई। जोड़ 100 भावना अंक। एक पल में गूफी ने लंबे और मजबूत भाड़े के उपनेता की ओर देखा। गूफी को उसका नाम अच्छी तरह याद था। मूली ही वह व्यक्ति था जिसने मूल कहानी में अपने फायदे के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और जियोयान को धोखा देने की कोशिश की थी। गूफी को विश्वास नहीं था कि मूली जैसा दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति उसके जैसे कमजोर कीमियागर की सुरक्षा के बारे में चिंतित होगा।
समयरेखा को ध्यान में रखते हुए मूल कहानी में यह जियाओ यान था जिसे इस समय जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ होना चाहिए था। यह महसूस करते हुए गूफी समझ गया। उस समय जियाओ यान एक साधारण व्यक्ति था, इसलिए मूली को अपनी योजनाओं के बारे में कोई संदेह नहीं था। लेकिन अब गूफी एक कीमियागर के शामिल होने के साथ क्या मूली चिंतित हो सकता है कि गूफी उसकी योजनाओं के रास्ते में आ सकता है। मूल रूप से वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप सबसे मजबूत होने के कारण गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ समूह के बीच में सबसे सुरक्षित स्थिति में नेतृत्व करने वाला था। हालांकि गूफी ने शुरू से ही नेतृत्व किया था और मूली ने इस जोखिम भरे व्यवहार पर आपत्ति नहीं जताई, यहां तक कि अपने समूह को गूफी को चेतावनी न देने का गुप्त आदेश भी दिया। फिर भी बॉस याओ ने मूली को गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर की रक्षा करने का काम सौंपा था, इसलिए जब उनका सामना जादुई जानवरों से हुआ तो उसे अपना कर्तव्य निभाने का दिखावा करना पड़ा। इसके अलावा मूली अब गूफी से नाराज था। जब जादुई जानवरों की पहली लहर ने हमला किया तो मूली ने जानबूझकर अपने हमलों को धीमा कर दिया, उम्मीद करते हुए कि जानवर उसके आगे बढ़ने से पहले गूफी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, जिस आदमी ने पहले साहपूर्वक नेतृत्व किया था उसने अब लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने पीछे खींच लिया और जानवरों के हमला करते ही छिप गया। पहली बार मूली ने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन जब ऐसा कई बार हुआ मूली को गुस्सा आया। जोड़ 1-0 भावना अंक। मूली को हमलों से बचने के लिए संघर्ष करते देख गूफी मुस्कुराया। अगर मूली उसके खिलाफ साजिश करना चाहता था तो वह कम से कम गूफी द्वारा दिए जा रहे उपहार का आनंद तो ले सकता था। छोटी परी डॉक्टर आज्ञाकारी रूप से गूफी का पीछा करती रही। उसकी आंखें सतर्क थीं क्योंकि वह अपने आसपास के वातावरण पर सतर्क नजर रख रही थी। उसने गूफी के चंचल व्यवहार पर कोई टिप्पणी नहीं की। जादुई जानवरों की कई लहरों से निपटने के बाद समूह आखिरकार जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर औषधीय जड़ी बूटियों से भरपूर क्षेत्र में पहुंच गया। छोटी परी डॉक्टर ने उत्साह का अनुभव किया। जोड़ 8-0 भावना अंक। गूफी हंसी। ये लड़की औषधीय जड़ी बूटियों से बहुत प्रभावित थी। उसकी नज़र में हजारों सोने के खजाने भी इस जड़ी बूटी से भरपूर क्षेत्र की तुलना नहीं कर सकते थे। छोटी परी डॉक्टर ने जड़ी बूटियां इकट्ठा करने से पहले समूह को आराम करने का निर्देश दिया। गूफी चुप रही, एक पेड़ के सहारे झुकी हुई चुपचाप उसे देख रही थी। उसने अपनी जगह को बहुत ही चतुराई से चुना था, इससे उसे वह क्षेत्र देखने का मौका मिला जहां जड़ी बूटियां इकट्ठी की जा रही थीं। साथ ही वह भाड़े के सैनिकों की हरकतों पर भी नजर रख सकता था, जिसमें मूली भी शामिल थी, जो लिटिल फेरी डॉक्टर के निर्देश सुनने के बाद स्पष्ट रूप से साजिश कर रही थी। मूली को द्वेष महसूस हुआ। जोड़ 1-0 भावना अंक। लिटिल फेरी डॉक्टर गूफी के पास जाने से पहले एक पल के लिए झिझकी। मैं जाकर देखूंगी कि क्या ऐसी कोई जड़ी बूटियां हैं जिनकी हजारों दवाइयों के घर को जरूरत है। तुम यहाँ आराम कर सकती हो और बाद में मेरे साथ आ सकती हो। यहाँ जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिनका नाम मैं नहीं बता सकती। उम्मीद है तुम्हें वह मिल जाएगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। उसने अलविदा कहने से पहले गूफी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। गूफी ने देखा कि लिटिल फेरी डॉक्टर अकेले ही कैंप से निकलकर घने जंगल में जा रहा था। उसे नहीं पता था कि कुछ ही पल बाद मूली, जो निष्क्रिय होने का नाटक कर रहा था, उठकर चुपचाप उसके पीछे चला गया। गूफी ने अपने विकल्पों का आकलन करते हुए भौहें से कुढ़ीं। मूली के बुरे इरादों को जानते हुए और इस बात से चिंतित कि लिटिल फेरी डॉक्टर शायद उसे रोक न पाए, गूफी ने चुपचाप उन दोनों का पीछा करने का फैसला किया। गूफी अपनी उपस्थिति को छिपाने में माहिर था और मूली की ताकत उसके सामने कहीं नहीं थी। वह बिना किसी की नज़र पड़े मूली का पीछा करने में कामयाब रहा। घने जंगल को पार करने के बाद वे एक चट्टान पर पहुंचे जो नजर आने लगी। मूली छाया में छिप गया, लिटिल फेरी डॉक्टर पर जासूसी कर रहा था। गूफी मूली के पीछे था और लिटिल फेरी डॉक्टर अभी अभी चट्टान के नीचे से ऊपर चढ़ा था। मूली, तुम जियाओ यी जियान के पीछे क्यों छिप रहे हो? गूफी ने पहल करते हुए पुकारा। उसकी आवाज़, जिसमें डूक्यूई का समावेश था, मूली की ओर जोर से गूंजी। क्या? मूली चौंक गया, घबराहट में घूम गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसका पीछा कर रहा होगा, अकेले उसकी जानकारी के बिना। आगे बढ़ने पर लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप का उपनेता म्यूली गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहा था। अध्याय 18। वह मेरी दोस्त है और मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। जियाओ यिक्सियन का नाजुक चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहले मूली को डर के भाव से देखा, फिर अपनी बैंगनी आंखों को गूफी की ओर घुमाया। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता का हल्का सा निशान था। जियाओ यिक्सियन को घबराहट का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 1-0-0। वह वहीं खड़ी रही, असहाय और अनिश्चित महसूस कर रही थी कि क्या करना है। अचानक एक के बाद एक दो लोगों के प्रकट होने पर जियाओ यिक्सियन को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। आखिरकार गूफी ने उसे अधिक विश्वसनीय एहसास दिया।
जियाओ यिक्सियन ने उसे असहाय रूप से देखा, जैसे कि वह उसे स्पष्टीकरण देने की उम्मीद कर रहा हो। अन्यथा वे दोनों अचानक उसके पीछे क्यों दिखाई देते? जियाओ यिक्सियन, मैंने देखा कि यह व्यक्ति पहले चुपके से तुम्हारा पीछा कर रहा था और मुझे चिंता थी कि उसके बुरे इरादे हैं, इसलिए मैंने उसका पीछा किया, गूफी ने शांति से कहा। वह दोषी महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने कुछ भी अनुचित नहीं किया था। इसके बजाय उसने पहले से ही मूली पर बुरे इरादों का लेबल लगा दिया। मूली को गुस्सा आता है, इमोशन वैल्यू जोड़ 1-0। मूली, जो शुरू में बहस करना चाहता था, उसने गूफी को सदमे और गुस्से के मिश्रण में घूर कर देखा। हालांकि उसने गूफी का तुरंत सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने पहले भाड़े के सैनिक के चयन के दौरान देखा था कि इसकी मियागर की पहचान सरल नहीं थी। इसके अलावा एक अनुभवी भाड़े के सैनिक होने के नाते उसके पास सबसे ज़रूरी कौशल निरंतर सतर्कता थी। भले ही उसका ध्यान पहले पूरी तरह से जियाओ यिक्सियन पर नज़र रखने पर केंद्रित था, लेकिन सतर्क रहना उसके लिए दूसरी प्रकृति थी। अगर गूफी ने वास्तव में उसका पीछा किया होता तो ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह ध्यान न दे। तो इसका मतलब था कि गूफी के पास या तो असाधारण रूप से उच्च शक्ति थी या एक बहुत ही उन्नत चुपके तकनीक। इस प्रकार मूली केवल गुस्से में गूफी को घूर सकता था, जल्दबाजी में काम करने में असमर्थ था। गूफी पर भरोसा करने वाली जियाओ यिक्सियन को विश्वास था कि ऐसा कुशल कीमियागर उसे धोखा नहीं देगा। जियो यिक्सियन कृतज्ञता का अनुभव करती है, भावना मूल्य जोड़ 1-0। वह गूफी के प्रति कृतज्ञता से भरी हुई थी और मूली से और भी अधिक सावधान हो गई थी। मूली अचानक और बिना किसी कारण के उसका पीछा कर रहा था और वह नहीं चाहता था कि उसे पकड़ा जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका रहस्य उजागर हो गया हो? जियो यिक्सियन ने अपना सिर हिलाया। उसने इसे इतनी अच्छी तरह से छिपाया था और उसके आसपास किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। मूली को कैसे पता चल सकता था? अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए जियो यिक्सियन इस मामले को छोड़ने और कुछ भी नहीं होने का दिखावा करने के लिए तैयार नहीं थी। मूली, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? जियो यिक्सियन ने जोर से पूछा, उसकी आवाज़ स्थिर थी। उनके चारों ओर घना जंगल दमनकारी लग रहा था, जिससे सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी। जियो यिक्सियन मूली के चेहरे पर भाव नहीं समझ पाए। उसने कुछ गहरी हंसी निकाली और धीरे से जवाब दिया, हे, तो मुझे सीधे बात करने दो। वहां नीचे खजाना होना चाहिए। जियो यिक्सियन की दृढ़ता को देखते हुए मूली ने अब अपने इरादों को छिपाने की जहमत नहीं उठाई और सच्चाई का खुलासा कर दिया। जियाओ यिक्सियन लड़खड़ा गई, उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से सदमे और भ्रम की स्थिति दिख रही थी। मैंने सिर्फ अपनी सहायक ली फेई को इस बारे में बताया था, उसने कहा, उसकी खूबसूरत बैंगनी आंखें विश्वासघात से स्पष्ट क्रोध और उदासी से भरी हुई थीं। क्या तुमने उसे रिश्वत दी? जियाओ यिक्सियन जैसा सौम्य और दयालु व्यक्ति भी पूरी तरह से गुस्से से रहित नहीं था। ली फेई सिर्फ उसकी सहायक नहीं थी, जियाओ यिक्सियन ने उसे एक करीबी दोस्त और विश्वासपात्र भी माना था, उसके साथ कई रहस्य साझा किए थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केवल उन्हें ही ज्ञात कोई बात मूली को बताई जाएगी। ली फेई के अलावा और कौन हो सकता था? मूली ने दिल खोलकर हंसा और सिर हिलाकर स्वीकार किया। उसे उन लोगों की स्तब्ध और क्रोधित प्रतिक्रियाएं देखने में मजा आया, जिन्हें एहसास हुआ कि उनके सबसे करीबी दोस्तों ने उनके साथ विश्वासघात किया है। जियाओ यिक्सियन की भावनाएं बहुत अस्थिर थीं, और ये देखते हुए कि उसकी प्रतिभा और ताकत युद्ध में नहीं थी, वह कोई खतरा नहीं थी। जहां तक दूसरे की बात है, मूली ने अपनी नज़र गूफेई की ओर घुमाई। वह मुस्कुराया और कहा, ये युवा मास्टर इस खजाने की खोज में वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल क्यों नहीं हो गया? उसने गूफी के शांत चेहरे को देखा, धीरे धीरे सार्थक लहजे में बोला, जब समय आएगा तो हम खजाने को बराबर बराबर बांट लेंगे, 50-50। गूफी की जगह पर कोई और होता, चाहे वह कीमियागर हो, माइरियड मेडिसिन पवेलियन का सहायक हो, या फिर बॉस याओ, उत्सुकता से सहमत होता। आखिरकार ये किंगशान टाउन के सबसे मजबूत भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ मिलकर खजाने को बांटने का एक सुनहरा अवसर था। मूली उन्हें आधा हिस्सा देने के लिए भी तैयार था। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए ये तथ्य कि मूली उन्हें मारने और सब कुछ लेने की योजना नहीं बना रहा था, पहले से ही उदार था। अब वह गूफी के साथ आधा हिस्सा साझा करने के लिए भी तैयार था। यह अविश्वसनीय भाग्य का झटका था। मूली ने इत्मीनान से अपने कान साफ किए और अपनी उंगलियों पर फूंक मारी। तो तुम क्या कहते हो? गूफी ने पहले तो लालच में आने का नाटक किया, जानबूझकर एक झिझक भरा भाव दिखाया। जैसा कि अपेक्षित था, द ने मूली की सूक्ष्म मुस्कान को देखा। मूली ने गर्व का अनुभव किया, भावना मूल्य जोड़ 1-0। गूफी ने एक भान उठाए। यह एक जाल होना चाहिए। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मूली एक उदार व्यक्ति था। ये संभावना थी कि मूली ने खजाना मिलने के बाद उसे मारने और शव को छिपाने की योजना बनाई थी, फिर अकेले लौट आए। मूली के प्रस्ताव और उसकी आत्मविश्वास भरी निगाहों का सामना करते हुए गूफी शुरू में सहमत होने के लिए तैयार दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही मूली की मुस्कान उसके गालों तक पहुंचने वाली थी, गूफी की अभिव्यक्ति बदल गई।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दृढ़ता से मना कर दिया, तुम्हारे जैसा कोई मेरे साथ सहयोग करने के योग्य नहीं है। मूली को गुस्सा आता है, भावना मूल्य जोड़ 1-0। तुमने क्या कहा? मूली की आंखें गुस्से से भर गईं और उसने अपनी उंगलियां चटकाना शुरू कर दिया। हवा में हड्डियों के पीसने की आवाज गूंज रही थी। गूफी के दृढ़ रुख को देखकर जियाओ यिक्सियन ने उसे घूर कर देखा। उसकी भावनाएं कृतज्ञता और निर्भरता का मिश्रण थीं। जियाओ यिक्सियन को आभार आता है, भावना मूल्य जोड़ 8-0। जियाओ यिक्सियन को निर्भरता का अनुभव होता है, भावना मूल्य जोड़ 8-0। यह महसूस करते हुए कि गूफी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, म्यूली ने अपना धैर्य खो दिया। उसने दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कराते हुए अपना असली बदसूरत स्वभाव प्रकट किया। चूंकि तुम सहयोग करने से इनकार करते हो तो मुझे दोष मत दो। भले ही तुम्हारी पृष्ठभूमि मजबूत हो, अगर तुम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में चुपचाप मर जाते हो तो कोई भी वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह पर शक नहीं करेगा। मूली की आंखों में एक भयावह चमक चमक उठी। जब उसने गूफी को ठंडे मन से देखा, उसके दिल में हत्या का इरादा पनप रहा था। गूफी को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ न केवल किंगशान टाउन में कोई ऐसा नहीं था जो उससे मुकाबला कर सके, बल्कि पूरे जियामा साम्राज्य में भी कोई नहीं था। जियो यिक्सियन ने पहले ही उसके पीछे शरण ले ली थी। वह उसके सामने खड़ा था, उसका लंबा शरीर उसे नुकसान से बचा रहा था। जियो यिक्सियन कुछ हद तक चकित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। मूली की भयावह निगाहों के नीचे घने जंगल से 1 दर्जन से अधिक भाड़े के सैनिकों को उभरने में देर नहीं लगी। गूफी ने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था। अध्याय 19। भाई कृपया मेरी मदद करें। दर्जन भर से ज्यादा भाड़े के सैनिकों ने गूफी की एक नज़र भी नहीं डाली। भले ही उन्होंने एक साथ हमला किया हो, लेकिन वे उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, नहीं मूली के लिए। मूली ने नाराजगी का अनुभव किया, भावना मूल्य जोड़ 1-5। मूली ने गूफी को घूर कर देखा, उसकी आंखों में हत्या के इरादे भरे हुए थे। चूंकि गूफी ने वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे जीवित रहने की कोई जरूरत नहीं थी। गूफी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनमें से एक पूरा समूह एक भी किमियागर को नहीं मार पाएगा। बेशक गूफी ने मूली की हत्या के इरादे को भांप लिया था। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए वह भी पीछे नहीं हटेगा। अपनी आंखों में तिरस्कार भरी नज़र के साथ गूफी ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और ऊर्जा का एक विस्फोट छोड़ा। ऊर्जा मंद थी लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जब तक यह म्यूली की छाती में घुसा तब तक उसका चेहरा अभी भी एक अंधेरे भाव में मुड़ा हुआ था। उसे एहसास नहीं था कि क्या हुआ था। अगले ही पल म्यूली की छाती पूरी तरह से घुस गई थी। बिना अपना भाव बदले वह जमीन पर गिर पड़ा, स्पष्ट रूप से मृत। अन्य भाड़े के सैनिक जो आत्मविश्वास से भरे हुए थे अब डर से कांप रहे थे, उनके पैर उनके नीचे से निकल रहे थे। लिंये को डर का अनुभव हुआ, भावना मूल्य जोड़ 0.2। व्यूहुआन को भय का अनुभव हुआ, भावना मूल्य जोड़ 0.1। वे जगह पर जमे हुए थे, भागने के बारे में सोचने से भी डर रहे थे। गूफी ने जो शक्ति अभी अभी दिखाई थी वह भयानक थी। एकमात्र आकस्मिक हमले से उसने 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर म्यूली को तुरंत मार डाला था। म्यूली न केवल वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह में बल्कि पूरे किंगशान शहर में शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। मौजूद कई भाड़े के सैनिक डू प्रैक्टिशनर भी नहीं थे। वे कैसे विरोध कर सकते थे? छोटी परी डॉक्टर को झटका लगा, भावना मूल्य जोड़ 1-0। छोटी परी डॉक्टर भी गूफी की ताकत से दंग रह गई। किंगशान के छोटे से शहर में रहने के कारण उसने पहले कभी इतने शक्तिशाली व्यक्ति का सामना नहीं किया था। हालांकि वह गूफी की घातक कार्रवाई से भयभीत नहीं थी, क्योंकि मूली ही उन्हें पहले मारने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी छाती पकड़ ली, एक डर महसूस कर रही थी। छोटी परी डॉक्टर को राहत मिली, भावना मूल्य जोड़ 9-0। अगर आज गूफी नहीं होती तो या तो उसका रहस्य उजागर हो जाता या वह यहीं मर जाती। कुछ बचे हुए भाड़े के सैनिकों ने यह महसूस करते हुए कि उनके पास ऐसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के सामने कोई मौका नहीं है, गूफी को डराने के लिए वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता का उपयोग करने की कोशिश की। तुमने आज उपनेता को मार डाला। अगर तुम हमें भी मारने की हिम्मत करोगे तो हमारा नेता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एक भाड़े का सैनिक भड़क गया, हालांकि वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। युआन चोन को चिंता का अनुभव होता है, भावना मूल्य जोड़ 1। ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली था, कौन जानता है कि नेता वास्तव में उसे मार सकता है या नहीं। हाँ, हमारा नेता एक 2 सितारा डू मास्टर है। जब वह आएगा तो शायद आपके पास दया की भीख मांगने का समय भी नहीं होगा। किन झेंग को आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है, भावना मूल्य जोड़ 1। गूफी ने उपेक्षापूर्ण नज़र से देखा, एक 2 सितारा डू मास्टर। उसने सोचा कि वे अधिक शक्तिशाली होंगे। उसने भाड़े के सैनिकों से निपटने में संकोच नहीं किया। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने कई शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट किए जो जंगल में फैल गए। एक पल में
दर्जन भर या उससे अधिक भाड़े के सैनिकों की खेती पूरी तरह से अपंग हो गई, जिससे वे सामान्य लोग बन गए। छोटी परी डॉक्टर को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 100। छोटी परी डॉक्टर हैरान थी, उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई थीं। गूफी के तरीके निर्दयी थे और उसने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। फिर भी अपने शुरुआती सदमे के बाद उसने नहीं सोचा कि गूफी ने भाड़े के सैनिकों को उनकी खेती से इतनी अच्छी तरह से वंचित करके गलत किया। आखिरकार इस दुनिया में ऐसा ही कानून था। कमज़ोर व्यक्तियों के एक समूह ने एक मजबूत व्यक्ति के खिलाफ हत्या करने का इरादा किया और मजबूत व्यक्ति द्वारा उनकी जान बख्शना पहले से ही दया का कार्य था। क्या तुम डर गए थे? गूफी ने एक शांत मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, लिटिल फेरी डॉक्टर ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। गूफी फिर चट्टान के किनारे पर पहुंचे और नीचे देखा, उनकी नज़र दृश्य को निहार रही थी। ये चट्टान अपने अजीबोगरीब तरीके से उगने वाले अजीबोगरीब पेड़ों के साथ एक प्राचीन पूर्ववर्ती की गुफा को छुपाती हुई प्रतीत होती है। ये सौभाग्य है कि आपने इसे खोज लिया है, उसने धीरे से कहा, उसकी आंखों में लालच का कोई निशान नहीं था। लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान रह गई। उसने शुरू में गूफी के साथ खजाने का आधा हिस्सा साझा करने का इरादा किया था, लेकिन उसके शब्दों को सुनकर उसे एहसास हुआ कि गूफी की स्थिति को देखते हुए उसे यहाँ छिपे खजाने में शायद कोई दिलचस्पी भी नहीं होगी। वह जानती थी कि आज की घटनाओं के बाद इस जगह का रहस्य अनिवार्य रूप से फैल जाएगा। इस तरह का खजाना निस्संदेह अनगिनत खजाने के शिकारियों को आकर्षित करेगा। अगर वह इसे आज वापस नहीं लेती तो शायद कोई दूसरा मौका न मिले। लिटिल फेरी डॉक्टर को झिझक का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 80। गूफी की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत है? थोड़ी देर झिझकने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ने आखिरकार कहा, सर, क्या मैं आपसे कुछ मदद मांग सकता हूँ? उसकी आंखों में बेचैनी का संकेत था, जैसे कि वह गूफी को बहुत ज़्यादा परेशान करने के बारे में चिंतित थी। लेकिन गूफी ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर, जो आमतौर पर शर्मीली और सौम्य होती है, शायद ही कभी मदद मांगती है। उसके अनुरोध से अब पता चलता है कि वह वास्तव में गूफी पर भरोसा करती है। क्या आप नीचे खजाने को वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हैं? बेशक, अगर आपको कुछ पसंद है तो कृपया पहले उसे ले लें और बाकी मेरे लिए छोड़ दें। हालांकि उसे अपने दिल में दर्द का एहसास हुआ, लेकिन वह जानती थी कि आज गूफी की मदद के बिना वह चट्टान के नीचे खजाने को प्राप्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, गूफी ने सहमति जताई, हालांकि उसे खुद खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह समझ गया कि लिटिल फेरी डॉक्टर किसी का एहसान लेने में सबसे असहज होगी। जैसी कि उम्मीद थी, लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में मुस्कान आ गई, उसकी आवाज़ काफ़ी हल्की हो गई। लिटिल फेरी डॉक्टर को खुशी का अनुभव हुआ। भावना मूल्य जोड़ 80। सर, मुझे पहले एक रस्सी बांधने दें और हम साथ साथ नीचे जा सकते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर ने नीचे उतरने की तैयारी करते हुए एक रस्सी निकाली। हालांकि यह परेशानी भरा था, लेकिन यह सबसे सुरक्षित तरीका था। वह पहले भी नीचे उतरने के लिए हमेशा रस्सी का इस्तेमाल करती थी, लेकिन गूफी ने उसे बीच में ही रोक दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक और सुविधाजनक तरीका है। गूफी ने लिटिल फेरी डॉक्टर की उत्सुक निगाहों का सामना करते हुए अपना सिर हिलाया। लिटिल फेरी डॉक्टर ने जिज्ञासा का अनुभव किया। भावना मूल्य जोड़ 80। ये चट्टान अविश्वसनीय रूप से खड़ी थी। गूफी के पास रस्सी के बिना नीचे उतरने का कोई रास्ता कैसे हो सकता था? लेकिन फिर गूफी ने हल्के से मुस्कुराया और अचानक अपनी पीठ से लाल पंखों की एक जोड़ी फैला दी। एक कोमल फड़फड़ाहट के साथ उसने लिटिल फेरी डॉक्टर से माफ़ी मांगी और फिर अपनी बाहों को उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटा और चट्टान से नीचे उड़ गया। लिटिल फेरी डॉक्टर ने सदमे का अनुभव किया। भावना मूल्य जोड़ 100। उन बड़े लाल पंखों को देखकर वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई थी। गूफी को उन पंखों का उपयोग करके हवा में उड़ते देखकर उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ। लिटिल फेरी डॉक्टर ने विस्मय का अनुभव किया। भावना मूल्य जोड़ 100। क्या ये डुकिंग विशेषज्ञ की क्षमता नहीं है? उड़ान की शक्ति, ये गूफी जैसे युवा में कैसे प्रकट हो सकती है, जो केवल एक कीमियागर? इस आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन ने उसे एक आदमी द्वारा पकड़े जाने की अजीबता को भी भुला दिया। अध्याय 20। क्या तुम्हें वाकई कुछ नहीं चाहिए? शुरुआती झटके के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी कमर के चारों ओर हाथ महसूस किया और उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। लिटिल फेरी डॉक्टर को शर्म महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 100। उसकी उंगलियां उसके कपड़ों के हेम के चारों ओर कस गईं, उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर घूम रही थीं, उसके गाल और कानों के सिरे चमकीले लाल हो रहे थे। आखिरकार ये पहली बार था जब लिटिल फेरी डॉक्टर किसी पुरुष के इतने करीब थी। अतीत में जब लोगों के आगे बढ़ने का सामना करना पड़ता था, हालांकि उसका व्यक्तित्व सौम्य था, वह हमेशा उनसे बचती थी। उसके लिए वे लोग एक औषधीय जड़ी बूटी जितने महत्वपूर्ण नहीं थे। लेकिन जब गूफी
लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने गाल थपथपाए, अपने दिमाग में चल रहे विचारों को दूर करने की कोशिश की। गूफी ने उसकी ओर देखा और उसके मुंह के कोने अनजाने में थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। इसके बाद गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर चट्टान के बीच में उतरे। जैसे ही वे जमीन पर पहुंचने वाले थे, अचानक एक चट्टान सांप बाहर निकल आया। उसकी ठंडी जीभ बाहर निकली और उसकी पूंछ कुंडलित होकर अगले ही पल उन पर हमला करने और उन्हें खा जाने के लिए तैयार थी। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर सांपों से नहीं डरती थी, फिर भी जड़ी बूटी इकट्ठा करने के दौरान अचानक किसी सांप से सामना होने पर वह चौंक जाती थी। लेकिन इस बार यह अलग लगा। लिटिल फेरी डॉक्टर को आश्रित और भरोसेमंद महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। लिटिल फेरी डॉक्टर बिना किसी डर के गूफी के खिलाफ झुक गई। उसके लंबे फिगर पर भरोसा करते हुए उसे सुरक्षा का एहसास हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि गूफी के आसपास होने से कोई खतरा नहीं होगा। वह भले ही उन भाड़े के सैनिकों जितना लंबा और मजबूत न हो, लेकिन वह कभी नहीं गिरेगा। गूफी ने सहजता से चट्टान सांप से निपटा और आखिरकार चट्टान के नीचे से एक अगोचर मंच देखा। एक हल्के कदम के साथ वह मंच के ऊपर तैरता हुआ आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण करता हुआ। यहाँ काफ़ी अव्यवस्था थी, किसी के आने का कोई संकेत नहीं था, जिससे उन्हें उतरने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। एक पल सोचने के बाद गूफी ने अपना हाथ उठाया और हवा का एक झोंका भेजा। अपनी ताकत पर उसका नियंत्रण एकदम सही था। उसने आसपास की टहनियों और पत्तियों को बिना किसी अन्य नुकसान के हटा दिया। गूफी ने लिटिल फेरी डॉक्टर को नीचे उतारा और जैसे ही उसका हाथ उसे छोड़ता है, गर्म सनसनी फीकी पड़ जाती है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ हद तक खाली महसूस करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर खोई हुई महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। वह अचानक बाहर आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह भी अपनी कमर के चारों ओर गूफी के हाथ के लिए तरस रही थी और उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। जल्दी से उसने गंभीरता से चारों ओर देखा, अपनी मंजिल की पुष्टि की और फिर आगे बढ़कर उसे पुकारा, युवा मास्टर, इस तरफ आओ। जल्द ही वे एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। ये स्पष्ट रूप से एक धूप वाला दिन था और आसपास का वातावरण गर्म था, फिर भी उनके सामने की गुफा से एक ठंडी आभा निकल रही थी। गूफी ने नेतृत्व किया और गुफा में प्रवेश किया। अंदर ये शांत और अंधेरा था, लगभग इस हद तक कि कोई उनके सामने अपना हाथ नहीं देख सकता था। जैसे जैसे वे चलते गए, गूफी शांत रहे, उनके कदम स्थिर रहे, जबकि लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। गुफा में हल्की ठंड ने उसे घेर लिया, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर कांपने लगी और उसकी त्वचा में रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी ओर गूफी को अच्छा लग रहा था। अपने डूक्यूई की सुरक्षा के साथ वह ठंड से बेखौफ अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकता था। शांत सुरंग में केवल उनके कदमों की हल्की आवाज़ें गूंज रही थीं। लिटिल फेरी डॉक्टर विशेष रूप से बहादुर नहीं थी और ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक वातावरण का सामना करते हुए वह थोड़ा डरे हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। शुक्र है कि गूफी उसके साथ थी। उसने चुपके से राहत की सांस ली, उसके करीब रही, एक कदम भी पीछे रहने की हिम्मत नहीं की। वे लंबे समय से चल रहे थे और गुफा अंतहीन लग रही थी। छोटी परी डॉक्टर के पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने शिकायत करने से इनकार करते हुए अपने होंठ काट लिए। धमाका! अचानक गूफी उसके सामने अचानक रुक गई। विचारों में खोई हुई छोटी परी डॉक्टर ने समय रहते ध्यान नहीं दिया और जड़ता के कारण सीधे गूफी की पीठ से टकरा गई, जिससे अप्रत्याशित रूप से उसका निकट संपर्क हो गया। मुझे खेद है, युवा मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आप अचानक रुकने वाले हैं। मुझे वास्तव में खेद है, मैं ध्यान नहीं दे रही थी। छोटी परी डॉक्टर घबरा गई। भावना मूल्य जोड़ 100। छोटी परी डॉक्टर को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा जल रहा था। उसकी अभिव्यक्ति घबरा गई थी, क्योंकि वह हकलाते हुए गूफी से माफ़ी मांग रही थी। उसकी आवाज़ में एक लगभग अगोचर सिसकी थी और गूफी ने तुरंत इसे नोटिस कर लिया। भले ही उसने टक्कर में खुद को चोट पहुंचाई थी, फिर भी वह उससे माफ़ी मांग रही थी। गूफी ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने करीब से मेरे पीछे चल रहे हो। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा, जो शांत और संयमित लिटिल फेरी डॉक्टर से बिल्कुल अलग था, जो किंगशान टाउन में बहुत लोकप्रिय था। अगले ही पल लिटिल फेरी डॉक्टर ने चारों ओर देखा, ये समझते हुए कि गूफी अचानक क्यों रुक गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आगे का रास्ता एक पत्थर के दरवाजे से अवरुद्ध था। इन पत्थर के दरवाजों में आमतौर पर तंत्र होते हैं। मुझे इसे खोजने दो, लिटिल फेरी डॉक्टर ने अनिश्चित रूप से सुझाव दिया। कोई ज़रूरत नहीं। गूफी ने अपना सिर हिलाया और अपनी हथेली से मारा। प्रतीत होता है कि भारी पत्थर का दरवाजा तुरंत टूट गया। लिटिल फेरी डॉक्टर ने सहज रूप से उड़ते हुए मलबे को चकनाचूर कर दिया, लेकिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि गूफी के नियंत्रण में टूटे हुए पत्थर का एक भी टुकड़ा उनके पास नहीं आया। लिटिल फेरी डॉक्टर ने प्रशंसा महसूस की। भावना मूल्य जोड़ 100। युवा मास्टर वास्तव में मजबूत है।
डूक्यू पर उसका नियंत्रण पूर्णता के स्तर पर पहुंच गया था। लिटिल फेरी डॉक्टर अंदर से आश्चर्यचकित थी। इसके बाद वे खजाने को पुनः प्राप्त करने के लिए गुफा में और भी गहराई में गए और रास्ते में 3 संदूक पाए। चून की नक्शे का टुकड़ा कंकाल के पास था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने पास जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए गूफी चाबी लेने चला गया। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसने कंकाल की बाह में छिपे नक्शे के टुकड़े को भी चुपके से ले लिया और उसे अपनी अंगूठी में रख लिया। उसने वैसे भी लिटिल फेरी डॉक्टर को इसके बारे में बताने की योजना नहीं बनाई थी, और अगर उसने ऐसा किया भी तो यह व्यर्थ होगा क्योंकि उसके पास इसका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। बहुत अधिक जानने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने एक एक करके संदूक खोले, जिसमें 7 रंगीन जहर शास्त्र, एक उड़ने वाली डू तकनीक और एक उच्च स्तरीय जुबान क्लास डू तकनीक स्क्रॉल दिखाई दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें चमक उठीं, लगभग चमकदार खजानों से अंधी हो गईं। छोटी परी डॉक्टर को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी ने वस्तुओं पर नजर डाली, उनमें से कुछ भी नहीं चाहता था। उसकी वर्तमान साधना के साथ, जब तक कि यह उच्च स्तरीय पृथ्वी रैंक या उड़ान डू तकनीक से ऊपर न हो, यह उसके लिए बेकार होगा। युवा गुरु, क्या आप वास्तव में कुछ नहीं चाहते हैं? छोटी परी डॉक्टर को दोषी महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी को सभी खजाने उसे देते हुए देखकर छोटी परी डॉक्टर दोषी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार उसने बदले में कुछ भी दिए बिना मदद मांगी थी। हालांकि ये भी संभव था कि गूफी को ये चीजें मूल्यवान न लगी हों। उसे भौहें सिकोड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। गूफी ने अपनी नज़र पास में जंगली जड़ी बूटियों के समूह पर घुमाई। वहाँ कुछ अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं, चलो उन्हें मुझे नीचे आने के लिए कहने के लिए तुम्हारा भुगतान मानते हैं। गूफी ने गुफा में उगने वाली जड़ी बूटियों की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। ठीक है युवा मास्टर, यहीं रुको, मैं उन्हें तुरंत तुम्हारे लिए इकट्ठा कर दूंगी। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अपने औजार निकाले और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया। गूफी ने उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव के साथ उसका काम देखा। यह महिला, हालांकि शुद्ध सुंदरता के मामले में जुन एक जितनी तेजस्वी नहीं थी, उसके बारे में एक अनोखी और विशेष आभा थी।